प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं। भाग 6। श्रीनिका उसकी बाहों में झूल रही थी। उस नाजुक सी कन्या को प्रख्यात ने कसकर पकड़ लिया। एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली और दूसरे हाथ को उसके झुके हुए चेहरे की तरफ बढ़ा दिया और उसकी छोटी सी गोरी सी ठोड़ी को हौले से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाने लगा। राणावत जी जैसे मजबूत और सख्त इंसान के हाथ भी कांप रहे थे और निगाहें बेताब थी इस नाजुक कन्या के रूप के दीदार के लिए। रूम में ज्यादा रोशनी नहीं थी, बस हल्की सी रोशनी थी। प्रख्यात ने अपने धड़कते दिल के साथ हिम्मत करते हुए जैसे ही उस कन्या का चेहरा ऊपर उठाया, उसका मासूम और उसका बेमिसाल खूबसूरती का धनी चेहरा देखा तो प्रख्यात के होश उड़ गए। उसकी सांसें हद से ज्यादा बेकाबू होने लगी। पूरे शरीर में एक अलग ही तरंग और उमंग दौड़ पड़ी। वो अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया और एकटक अपनी काली गहरी और जुनूनी निगाहों से उस लड़की के खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा, दीवानों की तरह तलब से। आसपास का माहौल बेहद आकर्षक और हसीन बनने लगा। तेज और ठंडी हवाएं चलने लगी। धीरे धीरे राणावत जी की निगाहें तपिश से परिपूर्ण होने लगी। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी। उसका रंग, उसका रूप, उसके नैन नक्श, पतले गुलाबी होठ, रसगुल्ले जैसे गाल और उसकी बंद आंखों की बड़ी बड़ी पलकें। प्रख्यात एकटक बिना पलके झपकाए इस मोहिनी को देखे जा रहा था। उसका दिल धक धक कर रहा था। 2 दिनों से उसे जो बेचैनी और तड़प हो रही थी वो आज कम होती नजर आ रही थी, जैसे कि उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। राणावत जी की बाहों में उनकी मोहिनी झूल रही थी और वे उसे एकटक देखे जा रहे थे। तभी अचानक से श्री हिलने लगी और उसकी बाहों से छूटने लगी। ये देखकर प्रख्यात बेचैन हो गया और उसके ऊपर हक जताते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों के सीने आपस में टकरा गए और ये छुअन पाते ही प्रख्यात की हालत खराब होने लगी। उसने श्री को अपने सीने से दूर किया और उसे बेड पर बिठाने लगा। तभी श्री ने प्रख्यात की शर्ट को पकड़ लिया और अपनी मीठी आवाज में बोली, वो वहाँ जाना है। उसकी बात सुनकर प्रख्यात ने उसके चेहरे को थाम लिया और अपनी भारी आवाज में बोला, क्या हुआ है आपको? श्रीनिका उसकी भारी आवाज सुनकर डरने लगी और बेड से उठने लगी। प्रख्यात उसे रोकने लगा, लेकिन श्री उससे दूर जाने लगी और स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से, नशा सिर चढ़ने की वजह से वो लड़खड़ा गई और जैसे ही जमीन पर घुटनों के बल गिरने लगी तभी राणावत जी ने उसके पेट से उसको पकड़ लिया और इस बार सीधा सोफे पर बिठा दिया और सख्ती से बोला, बैठिए। प्रख्यात की दमदार आवाज सुनकर श्री चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली और जमीन को देखती रही। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और उसकी नजर श्री के हाथ की हथेली पर पड़ी जहां से खून बह रहा था। ये देखकर प्रख्यात को एक अजीब सा दर्द हुआ। उसने उस लड़की की तरफ देखा जो नजरें झुकाकर बैठी हुई और बहुत खामोश थी। काफी अजीब लड़की थी। भले ही बहुत खूबसूरत हो, बहुत आकर्षक हो, लेकिन थोड़ी अलग थी। प्रख्यात को उसके लिए न जाने क्यों एक अनजाना सा सरदर्द और अपनापन महसूस हो रहा था। वो रूम की अलमारी के पास गया। उसने मेडिकल बॉक्स लिया और उसे लेकर सीधा श्री के पास में आ गया। उसके बगल में बैठना चाहता था, लेकिन अपनी मर्यादा के चक्कर में वो नहीं बैठा और उससे थोड़ी दूरी बनाकर उसके सामने टेबल पर बैठ गया और आदर से अपनी दमदार आवाज में बोला, अपना हाथ दीजिए। ये सुनकर श्रीनिका ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, हमने कहा अपना हाथ दीजिए, खून आ रहा है आपको। ये सुनते ही श्रीनिका ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और बड़ी मीठी आवाज में लेकिन नशे से बोली, नहीं ना, प्लीज प्लीज मत कीजिए ये। उफ, इस लड़की की ये मीठी चाशनी जैसी आवाज और ऊपर से उसकी अदाएं। राणावत जी तो घायल हो रहे थे। अपने बेकाबू दिल को शांत करते हुए राणावत जी अपनी दमदार और आकर्षक आवाज में बोले, हमने कहा अपना हाथ हमें सौंप दीजिए। ये सुनकर श्रीनिका उदासी से बोली, सौंप देंगे, लेकिन क्या आप थामने के लिए तैयार हैं? ये सुनकर न जाने प्रख्यात को क्या हुआ कि वो सच्ची शिद्दत और जुनून से बोला, जिंदगी भर के लिए थाम लेंगे, एक बार सौंप तो दीजिए। प्रख्यात की ये बात सुनते ही श्री का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपना खून से सना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे देखकर प्रख्यात को बहुत दर्द हो रहा था। वो उसके हाथ को बेचैनी से देख रहा था और अचानक ही उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक मर्द ने उसका हाथ थाम रखा था। प्रख्यात ने उसके हाथ को पकड़ा। उसकी नाजुक से छोटे से हाथ को देखकर उसे बहुत दर्द हुआ, क्योंकि खून काफी बह रहा था।
प्रख्यात ने गहरी सांस ली और उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए शिद्दत से बोला, दर्द हो रहा है। श्रीनिका कुछ नहीं बोली तो प्रख्यात ने अपने दूसरे हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और जुनून से बोला, हमारी आंखों में देखिए और जवाब दीजिए। रूप की रानी और नजाकत की देवी श्रीनिका ने हौले हौले अपनी नजरें ऊपर उठाई और जैसे ही सामने बैठे राणावत जी की जुनूनी निगाहों में देखने लगी तो उसका तन बदन सिहर उठा और सांसें बेकाबू होने लगी। वही प्रख्यात के हाल भी कुछ ऐसे ही थे। नजरों से नजरें जो मिलने लगी थी, सांसें तेज होने लगी, बेकरारी चीख चीख कर बाहर आने लगी थी और दिल दिमाग सुन्न पड़ गए थे। दीदार पाकर इस मोहिनी का राणावत जी के होश उड़ गए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। तभी श्री ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और ये देखकर न जाने हमारे राणावत जी को क्या हुआ कि उनके चेहरे पर बेहद आकर्षक ये खूबसूरत सी लड़की उनसे शर्मा रही, उनसे नजरें चुरा रही थी। और ये जानकर राणावत जी खुशी से उसकी हथेली को देखने लगे और उसमें चुभे कांच के टुकड़े को एक झटके में निकाल दिया। और श्री को असीम दर्द हुआ और उसने दूसरे हाथ से राणावत जी की बाजू को पकड़ लिया और बोली, दर्द हो रहा है। श्री का ये उसका शर्ट पकड़ना प्रख्यात को अंदर तक हिला गया और उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। अपनी जुनूनी निगाहों में तलब और तपिश लिए वो श्री की बंद निगाहों को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ विनोद गुस्से में था और अपनी पत्नी और बेटी के साथ उस होटल पहुंच गया और श्रीनिका को ढूंढने लगा। रिसेप्शन पर पूछने पर उसे पता चला कि श्रीनिका रूम नंबर 410 की तरफ गई है। विनोद उस रूम की तरफ बढ़ने लगा। सोनल और सौम्या के चेहरे पर कुटिल मुस्कान छाई हुई थी। उनका प्लान कामयाब होता नजर आ रहा था। कुछ देर बाद वो तीनों रूम नंबर 410 के पास पहुंच गए और विनोद गुस्से से रूम का दरवाजा खटखटाने लगा तो अंदर बेड पर नींद ले रहे रोमांच की आंखें खुली। वो चौंक गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि शायद श्रीनिका आई होगी। ये सोचकर रोमांच खुश हो गया और अपने शर्ट को ठीक करते हुए थोड़ी स्टाइल मारते हुए रूम के दरवाजे के पास आया और जैसे ही रूम का दरवाजा खोला तो विनोद ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और वो जमीन पे गिर गया। ये देखकर सौम्या घबरा गई और अपने पापा को रोकने लगी, लेकिन विनोद तो गुस्से में आकर रोमांच को लाते मारे जा रहा था और चिल्लाते हुए बोला, नीच इंसान, शर्म नहीं आती तुझे? एक लड़की को होटल में बुलाता है? साले तेरी तो चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं आज। इतना कहकर विनोद उसे बुरी तरह से मारने लगा। तभी सौम्या बीच में आ गई और उसे रोकते हुए बोली, अरे पापा क्या कर रहे हो आप? अकेले इसकी गलती थोड़ी है, आपकी उस भतीजी को भी तो मारो। वो इसके साथ यहाँ मुंह काला करने आई है, मजे करने आई है। उसे बाहर निकाल दो, इसको अकेले मारने से कुछ नहीं होगा। सौम्या की बात सुनकर विनोद जोर से बोला, श्रीनिका। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये देखकर विनोद ने रोमांच की कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा, हमारी लड़की कहाँ है? बोल, क्या किया उसके साथ, वरना आज तेरा खून कर दूंगा मैं। रोमांच डरते हुए, अंकल मैं सच कह रहा हूँ, श्रीनिका तो यहाँ आई ही नहीं। रोमांच की बात सुनकर सौम्या और सोनल एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। वही विनोद को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और फिक्र होने लगी कि जवान खूबसूरत लड़की इतनी रात को कहाँ गायब हो गई है। कहीं ये लड़का झूठ तो नहीं बोल रहा। विनोद फिर से उसे मारने लगा और उसे पूछताछ करने लगा कि श्रीनिका आखिर में है कहाँ। लेकिन सच में श्री तो वहाँ थी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ प्रख्यात ने श्रीनिका के हाथ पर मरहम लगाया और अच्छे से ड्रेसिंग कर दी। धीरे धीरे श्रीनिका की आंखें बंद हो रही थी और वो बैठी बैठी झूल रही थी। अचानक ही उसने प्रख्यात के कंधे पर अपना सिर रख दिया। ये छुअन पाते ही प्रख्यात के बदन में सिहरन दौड़ पड़ी। उसकी सांसें फिर से तेज होने लगी। न जाने क्यों इस लड़की की करीबी उसे एक अलग ही और खूबसूरत सा एहसास दिलवाती थी, जिसे वो दूर नहीं जाने देना चाहता है। लेकिन एक अजनबी के साथ ये सब करना सही नहीं होता, इसलिए उसने श्रीनिका से दूरी बना ली और खड़ा होकर उसकी तरफ पीठ कर ली। उसके ऐसा करने पर श्रीनिका ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा और उदासी से बोली, आपने भी हमसे दूरी बना ली? सब लोग ऐसा ही करते हैं। ये सुनकर प्रख्यात के सीने में एक अजीब सा दर्द हुआ। वो तुरंत श्रीनिका के तरफ मुड़ा तो देखा वो बैठी बैठी झूल रही थी, ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। ये देखकर प्रख्यात तुरंत उसके पास आया। उसने श्रीनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अपने हाथ को रोक लिया और अपनी दमदार आवाज में बोला, नशा करके आई है आप? क्या ये शोभा देता है आपको? ये सुनकर श्री ने ना में गर्दन हिला दिया तो प्रख्यात बेताबी और सख्ती से बोला, तो फिर ये सब क्या कर रही है आप? श्रीनिका, दिन गिन रही हूँ जिंदगी के, और क्या कर सकती हूँ मैं। इतना कहकर वो बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से खड़ी हो गई और लड़खड़ाती हुई वहां से जाने लगी। तभी प्रख्यात तुरंत उसके पास आया। उसने श्री का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा
तो श्रीनिका सीधा उसके सीने से टकरा गई और उसके सिर पर बंधा दुपट्टा भी खुलकर जमीन पर गिर गया, जिससे उसके लंबे भूरे बाल बिखर कर लहराने लगे। श्रीनिका सीधा प्रख्यात की बाहों में आ गई थी, उसके आगोश में आ गई थी। उसके खूबसूरत बालों की महक लेकर प्रख्यात को दीवानगी छाने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और श्रीनिका के बदन से आती चंदन की महक और उसके बालों की महक नशे में चूर होकर लेने लगा। उसकी आंखें बंद थी, उसकी बाहों में श्रीनिका सिमटी हुई थी। उसका एक हाथ श्रीनिका की कमर पर था। श्रीनिका फिर से हिलने लगी और प्रख्यात की बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी। तभी प्रख्यात ने अपनी आंखें खोली और उसे कसकर पकड़ने लगा, तो श्री जिद करने लगी और बार बार उसे धक्का देने लगी। इसी चक्कर में प्रख्यात का बैलेंस बिगड़ गया और वो श्री को लेकर सीधा बेड पर गिर गया। प्रख्यात बेड पर था और उसके ऊपर श्रीनिका थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और प्रख्यात के चेहरे पर आ रहे थे। श्रीनिका उसके ऊपर से उठने लगी। उसने प्रख्यात के सीने पर हाथ रखा और अपनी ताकत लगाकर उठने लगी। वहीं प्रख्यात एकटक उसके खूबसूरत चेहरे को देखे जा रहा था। ना वो हिल रहा था, ना कुछ कर रहा था, बस बेड पर लेटा हुआ था और उसके ऊपर वो चंदन सी महकती हुई लड़की लेटी हुई थी और बड़ी मासूमियत से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। बार बार प्रख्यात के ऊपर ही गिर रही थी। कभी उसकी ठोड़ी प्रख्यात की ठोड़ी से टच हो जाती, तो कभी उन दोनों की नाक आपस में टकरा जाती, जिससे उन दोनों के बदन में आग लग रही थी। वो दोनों ही बेहद अलग दुनिया में पहुंच रहे थे। प्रख्यात अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने अपने हाथों को श्री से दूर कर दिया और बेड पर लेटा रहा। वही रोमांच की बात सुनकर विनोद, सौम्या और सोनल उसके रूम से बाहर निकल आए और श्रीनिका को ढूंढने लगे। सौम्या की तो हालत खराब हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की चली कहाँ गई है। उसे कैसे भी करके श्रीनिका को अपने घर से निकालना होगा, तभी वो विराज से शादी कर पाएगी। वरना विराज की शादी अगर श्रीनिका से हो जाती है तो सौम्या का क्या होगा। वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी रूम नंबर 401 के दरवाजे के पास उन्हें कांच के ग्लास टूटे हुए दिखाई दिए। ये देखकर उनको हैरानी हुई, लेकिन तभी सौम्या को एक ख्याल आया कि कहीं श्री इस कमरे में तो नहीं, क्योंकि उसे वेट्रेस की जॉब दी गई थी। यही सब सोचकर सौम्या बोली, पापा, मुझे लगता है श्रीनिका इस कमरे के अंदर है। सौम्या की बात सुनकर विनोद को काफी हैरानी हो रही थी और वो लोग उस कमरे के दरवाजे को देखे जा रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी उसके अंदर जाने की, क्योंकि किसी को इतनी रात को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होती। वही कमरे के अंदर प्रख्यात बेड पर आराम से लेटा हुआ था। श्री उसके ऊपर लेटी हुई थी और बार बार उठने की कोशिश कर रही थी। प्रख्यात के चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ रही थी। वो उस लड़की की मासूम हरकतें देख रहा था, उसकी मेहनत को देख रहा था जो सफल नहीं हो पा रही थी। उसकी परेशानी देखकर प्रख्यात ने उसे पकड़कर बेड पर लेटा दिया और खुद बेड से उठ गया। बेड से उठते ही उसने श्रीनिका को चादर उड़ा दिया और रूम के फ्रिज से एक नींबू पानी की बोतल ली और उसे ओपन करके श्री के पास आया। उसने एक हाथ से श्री के होठों को छुआ तो उसका तन बदन सियर उठा। उसने अपनी नजरें झुका ली और असहज महसूस करते हुए उसका मुंह खोलकर उसे नींबू पानी पिलाने लगा। नींबू पानी पीते ही श्री की हालत खराब होने लगी। वो तड़पने लगी, हिलने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और ये देखकर प्रख्यात परेशान हो गया। वो तुरंत उसके पास आया और उसे बेड पर बिठाकर उसकी पीठ सहलाने लगा। श्री की हालत खराब हो रही थी और तभी उसे जोरदार उल्टी हो गई, जो बेड पर गिर गई। इसके अलावा प्रख्यात के शर्ट पर भी गिरी, लेकिन हालांकि प्रख्यात को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे बस उस लड़की की तकलीफ दिख रही थी। वो लगातार उसकी पीठ सहलाता रहा और श्रीनिका उल्टियां पर उल्टियां करती रही। वो नाजुक सी लड़की सच में बहुत कमजोर पड़ रही थी। प्रख्यात उसे देखे जा रहा था, उसके लिए परेशान हुए जा रहा था। कुछ देर बाद श्री शांत हो गई और घायल होकर सीधा प्रख्यात के सीने से लग गई। ये देखकर प्रख्यात तो अपनी जगह पर जम सा गया, बर्फ की तरह। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो भी उस लड़की को पकड़ना चाहता था, अपनी बाहों में समेटना चाहता था, लेकिन ये सही नहीं था। उसने श्रीनिका को अपनी बाहों से अलग किया और उसे बेड पर लेटा दिया और खुद तुरंत बेड से उठ गया। उसने अपनी शर्ट को देखा जो पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी। प्रख्यात ने तुरंत अपनी शर्ट को खोल दी और जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा तभी जोर जोर से रूम का दरवाजा खटखटाया गया। ये देखकर प्रख्यात को हैरानी हुई। वो कुछ सोचने लगा, तभी रूम के दरवाजे को और जोर जोर से खटकाया गया और बाहर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये देखकर प्रख्यात को गुस्सा आने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने दांत पीसते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, व्हाट द हेल, ये डिसिप्लिन है यहाँ के लोगों का। इतना कहकर वो तुरंत रूम के दरवाजे के पास आया और गुस्से से रूम के दरवाजे को खोला तो सामने विनोद, सौम्या, सोनल और रोमांच खड़े हुए थे। उन लोगों को देखकर प्रख्यात ने जोर से अपनी दाई तरफ दरवाजे पर मुक्का मारा और वे सब के सब डर के मारे पीछे हटने लगे और राणावत जी अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोले, सभ्यता नाम की कोई चीज है या नहीं आप लोगों के अंदर, या यूं ही बदतमीजी करनी आती है?
कि इतनी रात को किसी के रूम के डोर को इस तरह से खटखटाना आता है? पढ़ाई लिखाई की होगी तो पता होगा ना कि सिर्फ एक बार रूम का दरवाजा खटखटाया जाता है और फिर इंतजार किया जाता है। प्रख्यात के गुस्से को देखकर वो सब लोग डरने लगे, लेकिन सौम्या की नजरें तो उस हैंडसम से और डैशिंग से इंसान पर टिक गई, जो कि बेहद हॉट लग रहा था बिना शर्ट के। उफ, उसकी जुनूनी और काली निगाहें, उसके पतले होठ, सेट की हुई दाढ़ी, आकर्षक सीना जिस पर काले बाल उगे हुए थे, गठीला बदन, लंबाई देखकर सौम्या का तन बदन मचलने लगा। तभी विनोद माफी मांगते हुए बोला, माफ कीजिएगा, हमने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन हम तो अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे जो कब से गायब है। विनोद ने इतना ही कहा था कि तभी रोमांच अपनी गर्दन उठाकर रूम के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा और तभी उसे बेड पर श्रीनिका लेटी हुई दिखाई दी। ये देखकर वो जोर से बोला, अंकल, आपकी बेटी इसी रूम में है, वो देखिए। ये सुनकर तो सब लोग दंग रह गए। प्रख्यात तुरंत पीछे मुड़ा और बेड पर लेटी उस लड़की की तरफ देखने लगा, जिसका नाम भी उसके बदन की तरह बेहद खूबसूरत था, श्रीनिका। उफ, ये नाम तो प्रख्यात के तन बदन को बहका रहा था। वो अपनी जुनूनी निगाहों में शिद्दत और जुनून लिए उस लड़की को देखने लगा और बस देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। श्रीनिका के घर वाले उसे यहाँ देखकर हैरान रह गए। फिर उन्होंने उस लड़के को देखा जो बिना शर्ट के खड़ा था। ये सब देखकर वो लोग समझ गए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। राणावत जी तो अपने जुनून और शिद्दत में लीन होकर और इस दुनिया से बेखबर होकर बेड पर लेटी उस मोहिनी की तरफ बढ़ने लगे। उसके लिए तड़प और शिद्दत लिए बेकाबू होने लगे। क्या होगा अब आगे जानने के लिए सुनिए अगला भाग।